नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में राजनीतिक बातें ही हैं। देश की राजनीति, दुनिया की राजनीति, और राजनीति में कितना स्तरहीन, चाहे वो देश की हो या दुनिया की हो, अब आपको तय करना है कि वो राजनीति किधर जा रही है। बात हम करेंगे कि राहुल गांधी की कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है। जब देश खुश हो, देश में उत्सव का माहौल हो, देश के आम आदमी को बहुत कुछ मिल रहा हो, तो उस वक्त भी वही रुदाली, वही रुदन राग। ये चिंता की बात है। क्या बिहार को लेकर जो कांग्रेस की और कांग्रेस के समर्थक नेताओं की दृष्टि है वो कुछ छोटी है, संकुचित है? बंगाल में ममता बनर्जी क्या करना चाह रही है? पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ है आज तक कभी देखा नहीं गया है। अब वो छोड़ दीजिए अरविंद केजरीवाल का कि वो जम्मू कश्मीर कश्मीर फाइल्स पर जो उन्होंने कहा वो छोड़ दीजिए, वरना कोई मुख्यमंत्री इस तरह से नारेबाजी स्वयं करने लगे नहीं देखा गया। और ट्रंप असहज हैं, हतप्रभ हैं, निराश हैं, मतलब क्या व्यवहार कर रहे हैं वो ईश्वर जाने। एससीओ समिट के बाद कुछ उनका, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने जितना इस कुर्सी को डिग्रेड किया है इतना किसी ने और नहीं किया। अब ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन शुरुआत वहां से। मुझे लगता है कि हम भारत के लोग दीपावली के पहले जो दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है, जीएसटी रिफॉर्म 2.0, जिस पर विपक्ष अभी भी रुदन राग गा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि राजकिशोर वो हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी छोड़ने वाले थे उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो एक तरह से कहें कि हम विस्फोट जैसा नहीं कहेंगे कि वो निगेटिव जाता है, एक बड़ा शानदार काम कर दिया। दरअसल है क्या कि हाइड्रोजन में जैसे ही ऑक्सीजन मिलाओ ना तो पानी फेर दिया जाता है, तो H2O हो जाता है। तो वो जो है नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि सीधे उन्होंने वो बात जो लगातार व्यापारी वर्ग नहीं आम आदमी के मन में भी थी कि भाई अब जीएसटी जो है उसको वाकई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अब करना चाहिए, उसमें उनको राहत मिलनी चाहिए, और वो उन्होंने किया। अब उसमें क्या है कि सुप्रिया श्रीनेत जो है ट्वीट करती हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा है। भाई अगर सिस्टम आपका है तो फिर ये रुदाली क्यों बनना? जनता को अगर विपक्ष के पहरुआ की भूमिका निभाने से अगर कुछ मिल रहा तो आप उस पर खुश होइए ना। आप उस पर भी अलग तरीके की, पी चिदम्बरम क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पी चिदम्बरम जो खुद जीएसटी लागू नहीं कर पाए, जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, तो ये क्रेडिट तो मोदी की सरकार से कोई छीन नहीं सकता है। अब उसके 4 स्लैब से अब उसके 2 स्लैब कर दिए गए, और ये हम जो पहले से कहते चले आ रहे थे ऐसा कैसे नहीं कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी का जवाब भी आ गया। भाई कितने तरीके के, 35 तरीके के जो आपने जो टैक्स लगा रखे थे, जो पूरा जो टैक्स रिजीम था, उसको धीरे धीरे करके एक जगह इकट्ठा किया गया, और फिर देखिए विसंगतियां तमाम, कोई भी व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती। लगातार ये सतत प्रक्रिया है जिसको काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छा हुआ है, जो शुभ हुआ है, जो लोगों की जेब तक जा रहा है, और खासतौर से ऐसे मौके पर जब लोग कह रहे हैं कि भैया ट्रम्प टैरिफ से सब कुछ पता नहीं भारत में क्या हो जाएगा। पहले तो वो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रम्प टैरिफ से तो भारत में पता नहीं कितनी बेरोजगारी हो जाएगी। मैंने सुना आपने कांग्रेस प्रवक्ता को जिस तरीके से हर्षवर्धन आंकड़ों के आईने में उनका चेहरा दिखाया तो वो देख नहीं पाई, लेकिन उस पर आप अपना बात करिएगा। परंतु मुझे लगता है कि जो ये जीएसटी को लेकर खास तौर से पूरी जो वैश्विक हालात हैं उससे ज़्यादा जो घरेलू हालात हैं उसमें अपने अगर व्यापार को बढ़ाने के लिए और आम आदमी को कुछ राहत मिल रही है, खपत बढ़ रही है मार्केट में, तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। इसमें क्यों रुदन भाई? और इससे क्या जनता के बीच में क्या गुड पॉलिटिक्स कहा जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। क्या राजनीतिक निहितार्थ हो, जो राजनीतिक मंतव्य जो है कांग्रेस का, ऐसा गलत नहीं जा रहा है कि जैसे अब जनता को कुछ मिल रहा तो इनको कष्ट हो रहा है? मोदी सरकार ने अगर कुछ शुभ कर दिया है तो उसको भी आप ये क्रेडिट लीजिए ना कि हमने कहा था इसलिए हमने कर दिया, पर उसके बाद भी रुदन। और वो भी आप तब कर रहे हैं जब आपकी सरकार जो है 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप कर नहीं पाए थे। किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और जब कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें हौच पौच भी होती है, तमाम विसंगतियां होती हैं, और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन इस दिशा में ये बड़ा कदम हुआ है, और न सिर्फ आम जनता के लिए लेकिन प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। निश्चित तौर पर, और मैं उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर आपसे बात करूंगा बिहार वाले पे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिहाज से बहुत जरूरी है।
एक तो ये कि भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स रिफॉर्म की बात समय समय पर हुई। रिफॉर्म इकोनॉमिक जब हम कहते हैं तो हमें याद आता है क्या, 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। कांग्रेस रिफॉर्म को कैसे समझती है उसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूं। इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को सरकारी कह दिया और उसको कांग्रेस रिफॉर्म कहती है, जबकि वो रिफॉर्म नहीं हो सकता है। नरसिम्हा राव शुक्र मनाना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, हालांकि नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस कार्यालय में फोटो है भी या नहीं, और है भी तो कितनी बड़ी है ये भी सवाल है। नरसिम्हा राव को तो मानने तक को तैयार नहीं थे, उनका जो शव था वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर पड़ा रहा, सोनिया जी ने अंदर नहीं जाने दिया था। ये सब छोड़ देते हैं। क्या आर्थिक सुधारों पर कांग्रेस कभी गंभीर रही? इसका जवाब है नहीं। क्या कांग्रेस लाल फीताशाही लाइसेंस राज को बढ़ावा देती रही? इसका जवाब है हाँ। बजाज स्कूटर भी आपको जुगाड़ से मिलती थी, गैस के लिए जो लाइन लगानी पड़ती थी वो तो अलग ही है। अलग अलग तरीके से, चाहे राशन लेने की बात हो, 5 किलो चीनी चाहिए, राशन की दुकान पर हर आदमी लगा हुआ है। ये था भारत। इसीलिए मैं कह रहा हूं लाइसेंस राज से हम कहां पहुंचे। अब इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उन्होंने कहा कि भाई इसके रिफॉर्म होने चाहिए। ये क्या है, दुनिया भर के टैक्स, और आपको ध्यान में पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, वैट बाद में हो गया, अलग अलग तरीके से वो लगा। 1999 में पहली बार यह प्रस्ताव आया। 2002 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में अटल जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई। 2004 में अटल जी की सरकार चली गई। 2004 में देश के वित्त मंत्री के पद पर रहे मनमोहन सिंह जी आ गए, लेकिन वित्त मंत्री रहते वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। जब स्वयं वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी और सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने क्या करने दिया, 10 वर्ष 2004 से 14 बीत गया और राज्यों में सहमति नहीं बन पाई। एक और बात जानना जरूरी है, कई लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने उस वक्त विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया था। उस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली स्टेट है, जो ओरिजिन स्टेट होता है किसी प्रोडक्ट का, यानी जहां बनता है, और दूसरा कंज्यूमर स्टेट जहां होता है, जहां जाकर वो बिकता है, दोनों के बीच का रेवेन्यू का फासला, अगर कंज्यूमर स्टेट में ही सारा टैक्स लगे तो ओरिजिन स्टेट वाले को नुकसान है। और इसको लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब राज्यों के अपने कुछ रिजर्वेशंस थे। कमाल की बात यह कि 10 वर्षों में यूपीए की सरकार कोई फॉर्मूला नहीं ला पाई। नरेंद्र मोदी उस फॉर्मूले को लाते हैं। मई 2014 में सरकार बनती है, 14 से कोशिश शुरू हो जाती है, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, 2016 में सहमति बन जाती है और 2017 अप्रैल से लागू कर दिया जाता है। ठीक बात है कि जीएसटी वगैरह के चक्कर में कोई फंस जाए तो उसका सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते काटते जीवन कट जाए। ये भी सही है कि किसी भी दफ्तर में फंस जाए, कचहरी हो, अस्पताल हो, इस तरह के दफ्तर हो, लेकिन जो स्लैब आए थे वो स्लैब जो थे वो पहले से कम थे। इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2013 के पहले टैक्स 30% तक लगता था, अब 18% लगेगा। ऐसे ही सभी उत्पादों पर जो जीएसटी आया, जीएसटी बढ़ाया नहीं, जीएसटी में टैक्स कम हुए, लेकिन अब ये टैक्स स्लैब कम होने के बाद तो जो 5, 12, 18, 28 था वो 5 और 18 रह गया, यानी 28 वाला 18 10% और 18 वाला 5% और 12 वाला 5%। ये आप समझिए कितनी छूट हुई। उसको और अच्छे से समझना हो, लगभग 391 उत्पादों पर ड्यूटी कम हो गई, टैक्स कम हो गया, जीएसटी कहीं तो जीरो भी हो गए, यानी जीरो भी हो गए। और इसको और अच्छे से समझना हो, आपके काम की 90 से 95% चीजें, सामान सस्ते हो गए। अब इतने बड़े रिफॉर्म के बाद कांग्रेस कह रही है कि ये जीएसटी 2.0 नहीं है, जीएसटी 1.5 है। और कमाल की बात ये देखिए कि जो एक कैटेगरी सिन गुड्स की बनाई गई है 40% वाली, जाहिर है वो कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पे भी ठीक है, आज के बच्चे बहुत आईपीएल भी आ गया है, आईपीएल भी आ गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। लेकिन सरकार अगर इन बातों को सोच रही तो ये तो बहुत अच्छा है। और निर्मला सीतारमण ने बहुत साफ साफ कहा कि ये कोई ट्रम्प टैरिफ की वजह से नहीं, लेकिन अगर उससे कुछ जिसको कहें कि शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए मिल जाए, थोड़ा कुशन हमारे टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी के लोगों को मिल जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस और जो कंपनियां हैं जो जीरो कर दिया गया है, उनको पूरा का पूरा बेनिफिट जनता को ट्रांसफर करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगी तो ये बेईमानी करेंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसी से सवाल भी राजनीति वाला आ जाएगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कितना लगता है कि बिहार पर असर पड़ेगा। दूसरा, इस सोचिए जरा, ये जो सिन गुड्स में आया, तो सिगरेट है सिन गुड्स, बीड़ी पर कम कर दिया,
तो इसको लेकर केरल कांग्रेस ने बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी, और उसके बाद फिर कुछ उन्होंने लिखा है कि ये दोनों सिन गुड्स की कैटेगरी में नहीं आए। सिन का मतलब होता है पाप, गलत काम। वो क्या कहना चाहते हैं? और बिहार को बीड़ी से जोड़ना। अभी तो प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी, उसके बाद हालांकि बिहार बंद हुआ, जो कि मैं निजी तौर पर सिद्धांततः किसी भी बंद के खिलाफ हूं, तो मैं उसके भी खिलाफ हूं, और उसमें जो कुछ हुआ उससे थोड़ा गड़बड़ भी हुआ। लेकिन केरल कांग्रेस बीड़ी बिहार, क्या बिहार को उसी तरह से गरीब, मतलब एकदम से, और बीड़ी जो लोग पीते हैं आप उनको ये कह देंगे सिर्फ बिहार को, तो देश भर में जो गरीब है वो पीता है। तो क्या ये गरीब और बिहार विरोधी मानसिकता, जो स्टालिन एक तरह से कहे बिहार विरोधी बात करते हैं, रेवंत रेड्डी करते हैं, चन्नी करते हैं, मल्लिकार्जुन करते हैं, अब उसके बाद आपको जाता है वो कैसे दिखता है? बिहार चुनाव तो अब नजदीक आ रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये लगातार कभी जो है गोबर वाला कह दिया जाता है, कभी केसीआर का जो बिहार का ज़्यादा स्टाफ था तो उसको लेकर जो रेवंत रेड्डी जो आपने नाम लिया टिप्पणी की जाती है, स्टालिन जिस तरीके की टिप्पणी करते रहे। तो ये जो कांग्रेस के जो खासतौर से दक्षिण भारत के जो नेता हैं वो लगातार इस तरीके का एक डिफरेंस क्रिएट करते रहे, और बिहार को हे दृष्टि से जो देखने की उनकी ये कुदृष्टि है, मुझे लगता है कि उसका ये सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। और हर्षवर्धन, इसके साथ में एक बात और आपको बताऊं, जब ये जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण के तमाम वित्त मंत्रियों के साथ में प्रदेशों की बैठक हो रही थी, वो बैठक रात तक चलती रही। बहुत लंबा संघर्ष उसमें हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने जो है, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, तेलंगाना, इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो राज्यों को जीएसटी से जो नुकसान होगा, आप देखिए एक तरफ तो बात होती है कि लोगों को सुविधा दी जाए, पैसा दिया, जब अपने राज्य के टैक्स की बात आई तो बोले कि इसकी भरपाई केंद्र करे, और ये चारों राज्य खिलाफ खड़े हो गए। इसके बाद ये हुआ कि ठीक है वोटिंग कर दो, निर्मला सीतारमण भी नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ कि 2 राज्य इसमें से, पश्चिम बंगाल और फिर एक राज्य माना, फिर उसके बाद उन्होंने उनको मनाया, वरना तो ये हुआ कि अगर वोटिंग से फर्क पड़ नहीं रहा था, 4 राज्य सिर्फ खिलाफ थे, तो वोटिंग होती तो जनता को भी संदेश जाता कि भाई देखिए व्यापार वर्ग को और इनको जो जाने की बात हो रही है उसको ये फायदा नहीं देना चाहते। तो जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स, नियत यहाँ से स्पष्ट होती है। कुल मिला के अपना जब व्यक्तिगत हित आता है वो सर्वोपरि होता है, ये समझने की जरूरत है। जो आपने बिहार वाली बात कही है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि आप पूरा बिहारी समुदाय को, पूरे बिहार राज्य को आप पर कभी बीड़ी से जोड़ देंगे, कभी गोबर से जोड़ देंगे, कभी किसी भी तरीके से जो नीचा दिखाने वाली चीज़ें अगर आप जोड़ देंगे, तो क्या जनता में इसका संदेश नहीं जाएगा? और बिहार की जनता, मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पे सबसे सजग जनता है, और उनका होना भी चाहिए। बिहार की जनता सजग है। और जब आप यहाँ गुजराती बिहारी कहते हैं, कई बार लोग ये भी कहते हैं बिहार में बिहार का ही भाजपा का नेता मुख्यमंत्री बनेगा भाई, या नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार बिहारी ही हैं। जब आप ये कहते हैं तो पिछले 10-11 सालों में नरेंद्र मोदी ने बिहार में, चाहे वो डीजल कारखाने का बात हो, चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पुल हो, ये सब कुछ दिया है। अब आप मखाना बोर्ड की बात करें या जो रिसर्च सेंटर वहां बने हैं उसकी बात करें, जीआई टैग की बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को एक मतलब क्या कहेंगे कि बदनामी वाला नाम मिला कब? उसी 90 से 2005 के दौरान। और ये सवाल बार बार खड़ा होना चाहिए, हर बिहारी के मन में आना चाहिए कि क्यों कांग्रेस पार्टी के चन्नी से लेकर रेवंत रेड्डी तक और उनके सहयोगी स्टालिन से लेकर दूसरे नेता तक वो बिहारियों पर टिप्पणी कर देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों पर टिप्पणी कर देते हैं। रेवंत रेड्डी ने तो यहां तक कह दिया था केसीआर का डीएनए बिहारी है। समझिए, केसीआर भी तेलंगाना के, कह रहे केसीआर का डीएनए बिहारी है, क्योंकि स्टाफ में कुछ बिहार के लोग थे, इस बिहार पे कह दिया गया था, और कहा कि इनका ओरिजिन है। तो आप जरा सोचिए, ये समझने की बात है। और देखिए, जो ये कंपनसेशन की बात है, यूपी के 10 साल में इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि राज्यों का टैक्स का जो नुकसान हो रहा था उसको एनडीए के शासन काल में 5 साल के लिए कंपनसेशन दिया गया, और जब उस लेवल पर आ गया जहां उनको नुकसान होना बंद हो गया तब वो खत्म किया गया। अभी भी अगर ऐसा कुछ होगा तो केंद्र सरकार उसको वहन करेगी। और एक चीज जान लीजिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीएसटी इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, लोगों को परेशानी होती, बहुत लोगों को है दिक्कत, वो हम नहीं कह रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगी, तो किसी भी नियम में होती। सीजीएसटी और एसजीएसटी साफ साफ लिखा होता है, 50-50% है। अगर रेवेन्यू घटेगा, और आप जरा सोचिए 66,50,000 लोग देते थे, अब 1,51,00,000 लोग जीएसटी दे रहे हैं, 22 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया है 24-25। एवरेज 84,000 करोड़ आता था मंथली, अब 2 लाख करोड़ आ रहा है।
तो ये सारी चीजें बता रही है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ट्रंप के टैरिफ्स, और मुझे तो लगता है देखिए ये जो राहत पैकेज भी आना है, इसको भी किस तरह से सरकार करे, लेकिन ये राहत पैकेज बढ़िया आ रहा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से निपटना है तो ये राहत पैकेज भी लाना पड़ेगा। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान बहुत है। हाँ, बस अभी ट्रंप पे ही आना चाह रहा था मैं। उनका जो ट्रूथ सोशल पे आया ना, उन्होंने लिखा है कि चाइना और अमेरिका दोनों अब हमारे हाथ से निकल गए, हमने खो दिया उस अंधेरे और पता नहीं कौन कौन चीन के हाथों, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ट्रंप दुखी हो गए हैं, लेकिन समझदारी वो दिखाने को तैयार नहीं। दरअसल वो इतना आगे निकल चुके हैं हर्षवर्धन कि अब शायद उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि हुआ क्या, उनके व्यक्तिगत हित तो आसिम मुनीर के साथ में जाके बंध गए हैं। जो क्रिप्टो करेंसी वाली जो बात हो रही है, उसमें जो कंपनी जिसका पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता है, उसमें 60% स्टेक तो अकेले जो ट्रंप के बेटे और दामाद के हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत हितों को जब राष्ट्रीय हितों पर तरजीह दी जा रही है, और पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बन रहा है ट्रंप के खिलाफ, और रिपब्लिकन पार्टी के लोग बना रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है कि वहां पर आपने देखा ना कैसे जो है तमाम चैनल्स ने शुरू कर दिया है खेल। ये जो व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और उसके साथ में जो किम योंग जो चलते चले जा रहे, तो 150 वर्ष वाला जो आया, अब उसको दिखाना शुरू कर दिया भाई ये ह्यूमन आर्गन लगा लगा करेंगे, जेलों में कैदियों को मारेंगे। तो ये जो नैरेटिव वॉरफेयर की लड़ाई है ना, ये ऐसे अमेरिका लड़ता है। लेकिन यह अमेरिका जो है, अब ये लड़ाई अकेले जो सोचता था कि जैसे चाहेगा स्थापित कर लेगा, वो हो नहीं पा रहा है। वो साफ साफ दिखाई पड़ गया कि एक ध्रुवीय व्यवस्था अब है नहीं, बहुध्रुवीय व्यवस्था में हर देश के पास अपने, जिसको बोलते हैं ना सिर्फ अधिकार है बल्कि इसकी अपनी रणनीति है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का जो फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ता जा रहा है कि मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, और सवाल तो यही है ना कि मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप वो स्पेस देने को तैयार नहीं। अभी 6वें दौर की जो हमारी वार्ता होनी थी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर, वो टल गई क्योंकि आपने तमाशा खड़ा किया। और पीयूष गोयल जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, वो अभी कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक हम हो सकता है डील कर लें। मेरा भी ये भरोसा है, एफटीए की बात कर रहे हैं, एफटीए की बात कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाए। और देखिए भारत के साथ जिस तरह का समर्थन आ रहा है, जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, जिस तरह से लूला कह रहे हैं, जिस तरह से फ्रांस कह रहा है, जिस तरह से उर्सुला वॉन डर लेयन जो यूके की प्रेसिडेंट है वो कह रही है, जर्मनी कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दुनिया को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारत एकदम सही रास्ते पर है। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। और जब ट्रंप ये कहते हैं कि वो तो हमसे कुछ खरीदते नहीं, अरे भैया एप्पल तुम्हारा है, माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारा है, मेटा तुम्हारा है, यानी सारी ये चीजें तो तुम्हारी हैं भाई, और हमारे देश के बाजार में वो खड़ी हो रही हैं, हमारे पैसे से खड़ी हो रही हैं। अमेजॉन तुम्हारा है, अगर हम सब बंद कर देंगे तो ठीक है, हमारी वो सुविधा इसीलिए तो हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक्स भी उन्हीं का है। अभी एक्स वाला थोड़ा वो अपना नहीं मानते हैं, एलन मस्क से झगड़ा चल रहा है, तो इस मीटिंग में भी नहीं बुलाया ना, जो सीईओज के साथ वो टेक कंपनीज के बैठे हैं, तो अमेरिकी ना, उसमें नहीं बुलाया। अब जैसे राहुल गांधी भले न माने नरेंद्र मोदी को भारतीय, या राहुल गांधी हैं तो भारत के ही ना, भले भारत की बात ना रखे, तो एलन मस्क का क्या करेंगे भाई? नहीं, ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि जहां ट्रंप जा रहे हैं, अब उनको कोई रास्ता खोजना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना मान लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है, भारत उस सब की तैयारी कर रहा है। लिथियम आयन बैटरी का वो प्लांट हो हरियाणा में, या सैमसंग की जो एलईडी स्क्रीन का प्लांट हो, या फिर 6 सेमीकंडक्टर प्लांट हो, भारत अलग अलग मोर्चों पर जो भी टेक्नोलॉजी एडवांस है वो कर रहा है। एआई से लेकर टेक के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया, 10 साल का समझौता है वो। एक तरह से कहें तो भारत उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को भारत में पोटेंशियल दिख रहा है। दुनिया को लग रहा है कि भारत ये कुछ चेहरा थोड़ी पसंद है मोदी का। बिल्कुल, उनको मालूम है कि भारत में 140 करोड़ की आबादी और जो पुरुषार्थ है और जिस तरीके के टैलेंट है, और तमाम जो राजनीतिक विद्रूपताओं के बावजूद जो इच्छा शक्ति है हमारी, हम लगातार नए नए प्रतिमान स्थापित करते चले जा रहे हैं। और जो विश्व बंधुत्व की जो भावना के साथ में, ये सबको समझ में आ रहा है कि हमने तो किसी के साथ अहित किया नहीं। और इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से एक्सपोज हुए, और पूरी दुनिया, अपने देश में भी उनको खलनायक के तौर पे देखा जा रहा है कि उन्होंने भारत जैसे देश को कैसे जो है चीन के साथ में खड़ा कर दिया, खुद ही धकेल दिया।
इसका परिणाम ठीक है, हम भी दुष्परिणाम भुगतेंगे, लेकिन अमेरिका को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हम बस कहें कि प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, कोई रास्ता निकले और ट्रेड डील आज नहीं तो कॉलोनी। क्योंकि देखिए हम ये बार बार कहते हैं हमारा चीन सहयोगी नहीं हो सकता है, चीन वो बाजार भी नहीं दे सकता जो अमेरिका दे सकता है। हमारे लिए डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी यानी पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट के लिए अमेरिका ही बेहतर है। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे अपने देश का बंगाल याद आ जाता है, जहां की विधानसभा में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी चोर, गद्दी चोर, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कमाल की बात है, जो वोट चोर, गद्दी चोर बोल रही है तो तीसरी बार तो ममता जी मुख्यमंत्री बनी है। तो किसको वोट चोर कह रही है? आखिर वोट चुराना अगर आता होता तो ममता बनर्जी नेता विपक्ष होती या सत्ता पक्ष में होती? नहीं, दरअसल वो उनको समझ में अब धीरे धीरे आ रहा है कि जैसे ही अब पूरे देश में एक चेतना जागृत हुई है और लगातार बीएलओज के बाद में बीएलएज एक्टिव हुए हैं और जो हो रहा है एसआईआर, तो उनको लगता है कि जिन तमाम घुसपैठियों की बदौलत और गलत वोटों की बदौलत उनकी सत्ता चलती चली आ रही थी, कहीं उस पर क्या अब नुकसान होने जा रहा है। तो ये चिंता उसकी है। वरना याद करिए ना, यही ममता बनर्जी है ना, सोमनाथ चटर्जी के चेहरे पर उन्होंने मारा था जब एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है और एसआईआर होना चाहिए उसमें। 2005 में ममता बनर्जी लोकसभा सदस्य के तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंतित थी और आज वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए बांग्ला भाषी होने की बात कर रही हैं। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, उनकी आड़ ले रही हैं। ममता बदल गई उनकी। पहले उनकी ममता जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति थी, अब वो बांग्लादेशियों के प्रति ज्यादा दिखाई पड़ी, क्योंकि वो उनको लगता है कि एक जो है वोट बैंक ऐसा है कि जिसको तो उनके पास आना ही है, बाकी इधर उधर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने सदन में किया, और ये पहली बार नहीं किया है, सीबीआई को नहीं आने देंगे, केंद्रीय एजेंसियों को नहीं आने देंगे, तो लगातार वो एक जो है अलग तरीके की राजनीति करते चली आ रही थी। और जो जिसे कहते हैं लोकतंत्र, जिसकी बात कर रहे थे ना हर्षवर्धन, लोकतंत्र में इस तरीके से चीजें नहीं होती है। लोकतंत्र के अपने कुछ नियम हैं और लोक की रक्षा के लिए, लोक के हितों की रक्षा के लिए ये काम नहीं हो रहा। ये अपने हितों की रक्षा के लिए और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो डेस्परेशन है वो उनका ममता बनर्जी का दिखाई पड़ा। तो अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बिहार के बाद है, बिहार के बाद वहाँ एसआईआर भी होना है, उसका क्या परिणाम होता है। लेकिन इतना तो जरूरी है ना कि लोकतंत्र मजबूत रहे, उसके लिए मतदाता शुद्धिकरण जरूरी है, जनता खुश रहे, उसके लिए टैक्स का घटना जरूरी है। लेकिन नेता लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह ही टिप्पणी करना, एक दूसरे की इस तरह की क्या कहें लानत भेजना, वो उससे बचना चाहिए। तो हर्षवर्धन, लेकिन एक मुद्दा जो है, जब हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और तमाम लोकतंत्र की, पर महाराष्ट्र की भी बात करनी पड़ेगी। ये जो पूरा जो प्रायोजित आंदोलन जो होते हैं, जब कोई स्थिर सरकार चल रही हो तो सत्ता से जो बेदखल जमात है वो कैसे जो है इन केन प्रकारेण कुछ ऐसे मुद्दे जिनका जमीन पर असर नहीं है, और बार बार ये साबित करने की कोशिश की गई कि देवेंद्र फडणवीस मराठा नहीं है, मराठा आंदोलन और मराठा मुख्यमंत्री, ये जो मुद्दे उठाए जाते रहे, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस जब जीत के आ गए तो भी लोग मान के तैयार नहीं है। और इसमें ब्लैक शिप्स होते ना, उसमें भाजपा के लोग भी हैं शामिल। इस पूरी साजिश में ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के राज में, देवा भाऊ के राज में शायद उनकी दाल नहीं गल पा रही, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, और उनके सहयोगी खासतौर से एकनाथ शिंदे, जब मराठा आंदोलन जैसा मामला खड़ा किया जाता है और उस समय जब ये खड़ा हो रहा तो शिंदे जी अपने गांव चले जाते हैं सतारा, जो मराठा चेहरा है। लेकिन दाल तो फिर नहीं गली। हाँ, देवा भाऊ ने तो फिर से खेल कर दिया, क्योंकि ये देवा भाऊ कहलाना, वो जैसे नाना पटोले बीच में वो नाना भाऊ कहलवाते थे लेकिन कहलवाने से नहीं होता है। नहीं, वैसे जननायक होता नहीं है। हाँ, जननायक पैदा होते हैं, वो कर्पूरी ठाकुर थे, तो लोकनायक होते हैं, बनते हैं, जनता बनाती है। तो देवेंद्र फडणवीस ने तो एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाऊ वही है, कितनी भी कठिन परिस्थितियों को बड़े सलीके से हैंडल कर लेते। अच्छा, बिना किसी देखिए शोर शराबे के, ये एक सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात और कैसे उन्होंने पूरा वो चार्टर भी कहा कि ठीक है भैया, जो हैदराबाद जो है पूरा वो कर दिया और सब चीजें सामने कर दी। लेकिन इसमें एक खास बात तो जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी हर्षवर्धन, बात ये शरद पवार एकनाथ शिंदे की नहीं है। ये कौन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता हैं जो बार बार इस पर जो है मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शिंदे भी अपने बूते तो नहीं करेंगे, कहीं से तो उनको कुछ चीजें मिल रही है ना। और मुझे लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे और जो राज ठाकरे के साथ में, राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया ना, पूछा गया, पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई
ये जो मराठा आंदोलन चल रहा, तो बोले उसको तो एकनाथ शिंदे से पूछिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डील किया था। तो मतलब उन्होंने इशारा कर दिया कि ये चीजें कहाँ थी, और फिर उसके बाद उस समय वो सतारा में जाकर बैठ गए। पहले जैसे मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठ गए थे, अभी फिर जाकर बैठ गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया, ना तब जरूरत थी ना अब जरूरत है, तो भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं, बार बार मराठा स्वाभिमान, मराठा, और हम तो उसको कोई मराठा स्वराज्य तो कहते नहीं। देखिए, मराठा स्वाभिमान की बात होती है, मराठा स्वराज्य तो कहते नहीं, कहते हैं उसे हिंदवी स्वराज्य। जिन वीर छत्रपति शिवराय के मराठा विरासत की बात होती है, आज मराठों के नाम पर आरक्षण मांगा जा रहा है, ओबीसी बनने की कोशिश हो रही है। ये तो कतई ठीक नहीं। ठीक है, राजनीतिक तौर पर है, देवेंद्र फडणवीस ने उसको उसी तरह से ठीक कर लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी अपना एक ऑब्जर्वेशन था, एक निर्णय था, वो सब कुछ हो गया। लेकिन जरा सोचिए, मराठों को आरक्षण की जरूरत, और आरक्षण से हासिल क्या हो रहा है, जरा ये भी सोचिए। और महाराष्ट्र की एक बात और करना बहुत जरूरी है, वो जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार एक आईपीएस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई तो दी, लेकिन धमकी तो दे रहे थे। डेयरिंग कैसे, डेयरिंग, इतना डेयरिंग कैसे है, ऐसे बात कर रहे थे। अच्छी बात ये कि उस आईपीएस ने भी जरा सी भी रियायत नहीं दी। और मेरा ये मानना है कि देश में ऐसे अधिकारियों का होना बहुत जरूरी है। सीना तान कर खड़े होइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। नेता आपसे गलत काम कराए तो वो काम मत कीजिए। अभद्रता भी नहीं की उसने, बिल्कुल सर सर करके वो अपनी बात करती रही। देखिए, गलत काम नहीं करना है, लेकिन गलत भाषा भी नहीं बोलनी है। अधिकारी ये जानता है, मुझे लगता है अब नेताओं को भी ये जानना चाहिए। तो हम लोग फिलहाल आज यहीं पर इस चर्चा को रोकते हैं, यहीं पर लेते और हैं। उम्मीद करते हैं कि जब अगले हफ्ते मिलेंगे तो कुछ थोड़ा सा ट्रम्प साहब का मिजाज नरम होगा। हालांकि एक हफ्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी उम्मीद तो कर सकते हैं। और ट्रम्प साहब का मिजाज नरम हो या ना हो, देश के नेताओं का मिजाज थोड़ा सा ठीक होगा, वरना जनता तो उनका मिजाज निश्चित तौर पर ठीक करती ही करती है। ये हमने हर राज्य में देखा है, बिहार में भी खूब देखा है, आगे भी देखेंगे। तो लोकतंत्र के लिए तो चुनाव ही सबसे बड़ा बैरोमीटर होते हैं। प्रतीक्षा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।